नमस्कार बच्चों, कक्षा नवमी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका के तीसरे पाठ रीढ़ की हड्डी में आपका हार्दिक स्वागत है। यह पाठ एकांकी है। एकांकी हिंदी की एक मुख्य विधा है और एकांकी को हम छोटा नाटक भी कह सकते हैं। एकांकी उसे कहते हैं जिसमें एक नाटक को हम एक ही अंक के अंदर दिखाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको पाठ की विधा एकांकी का अर्थ समझ में आ गया होगा। पाठ का नाम है रीढ़ की हड्डी। यह पाठ प्रतीकात्मक है। रीढ़ की हड्डी जिस प्रकार से हमारे शरीर का मुख्य हिस्सा होती है, या रीढ़ की हड्डी से जिस प्रकार से हमारा पूरा शरीर अवस्थित और स्थित रहता है, उसी प्रकार से यह बताती है कि जिस प्रकार हम रीढ़ की हड्डी के बिना नहीं खड़े रह सकते या नहीं निर्वाह कर सकते, उसी प्रकार से परंपराओं को भी लचीलापन होना चाहिए। परंपराओं पर रिजिड होकर के हम नहीं चल सकते और जिंदगी भर दूसरों के इशारों पर नहीं चलना चाहिए। व्यक्ति का अपना खुद का विवेक होना चाहिए। तो यह एकांकी बहुत ही मनोरंजक, बहुत ही शिक्षाप्रद, बहुत ही समाज पर कड़वा व्यंग्य की ओर अपने दृष्टि डालती है। यह पाठ जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा है। जगदीश चंद्र माथुर जी ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे, डायरेक्टर जनरल थे। इन्होंने तमाम लेखकों को रेडियो के संसार में आने का मौका दिया। टीवी उन्हीं के ज़माने में 1959 में शुरू हुई। धरती धन्य अपना, ये इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। शुरू करते हैं इस पाठ को। इस पाठ को मैंने दो भागों में बांटा है समझने के लिए। इस पाठ की कथा क्या है कि उमा नाम की लड़की है और शंकर नाम का लड़का है, और शंकर उमा को देखने आता है शादी के लिए। तो वहाँ पर उनके पिता, लड़की के पिता और लड़के के पिता क्या बातचीत करते हैं, किस प्रकार से, इसकी कहानी के आधार से आपको पता चलेगा। पर मुख्य रूप से मैंने दो भागों में बांटा है कि पहले जब वो लड़के वालों के आने से पहले क्या क्या तैयारी करते हैं वो, और दूसरी वीडियो में जब लड़के वाले देखने आते हैं और उनके पीछे क्या बातें होती हैं और क्या उसका निष्कर्ष निकलता है, ये दूसरे वीडियो में। तो लीजिए शुरू करते हैं। कठिन शब्दों को मैंने बोल्ड किया है, आप उनको लिख लें, उनका अर्थ लिख लें। मुख्य बिंदुओं को भी मैंने बोल्ड किया है, आप उनको बिंदुवार लिख लें। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा। कमरे के अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है, महाशय मतलब महोदय, वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। अधेड़ उम्र आधी उम्र के आसपास के, 40-50 के। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं, क्योंकि वो लड़के वाले आ रहे हैं तो उनके लिए घर को सेट कर रहे हैं, ड्राइंग रूम को। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। उनमें आपस में बात हो रही। बाबू बोलते हैं, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़, उधर, बस बस बस। नौकर, बिछा दूं साहब? जरा तेज आवाज में। और क्या करेगा? परमात्मा की यहां अकल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब। और ये पसीना किस लिए बहाया है? नौकर, तख्त बिछाता ही। बाबू, हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं। कसरतें मतलब व्यायाम, एक्सरसाइज। कलशों से नहाता था लोटों की तरह से। मतलब पहले क्या है कि पानी निकालते थे कुएं से, तो वही कह रहे हैं कि हम घड़ों को भी लोटे की तरह से निकालते थे। मतलब हम इतनी आसानी से पानी निकाला करते थे और खूब नहाते थे। ये तख्त क्या चीज है? उसे सीधा कर, यों, हाँ बस। और सुन, बहुजी से दरी मांगला इसके ऊपर बिछाने के लिए। आप समझ रहे होंगे, लड़के वाले आ रहे हैं तो उसके लिए वो ड्राइंग रूम को सजा रहे हैं। चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। नौकर जाता है।
बाबू साहब इस बीच में मेज पोस्ट ठीक करते हैं, मेज पर रखने वाला कपड़ा। एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, झाड़ने वाले किसी चीज से। कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। प्रेमा कौन है? घर की मालकिन, उमा की मां। गंदुबी रंग मतलब गेहुआ रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज से जाहिर होता है कि किसी काम में बहुत व्यस्त है। अब कौन से काम में व्यस्त होगी? उसकी बेटी को देखने आने वाले हैं, रसोई वगैरह में और घर को सजाने में। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ, भीगी बिल्ली की तरह, बिल्कुल डरा हुआ। बाबू साहब जिनका नाम राम स्वरूप है, जो कि उमा के पिता हैं, दोनों तरफ देखने लगते हैं। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। राम स्वरूप उनके पिता, प्रेमा उनकी मां और उमा इनकी लड़की। प्रेमा ने कहा, मैं तो कहती हूं तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। राम स्वरूप, धोती? हाँ, अभी तो बदल कर आए हो और फिर ना जाने किस लिए। लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? यही तो कह रहा था रतन। रतन कौन है? उनके नौकर का नाम, रतन नौकर का नाम। क्यों भाई रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? डांट ना ढक्कन, कोई कवर करने वाली जगह है जिसकी वजह से सुनाई नहीं देता। मैंने कहा था धोबी की यहां से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे दिमाग में दूसरा दिमाग कहां से लाऊं, उल्लू कहीं का। प्रेम, अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के वक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे ना, उन्हीं में से चद्दर उठा ला। रतन, और दरी? दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। राम स्वरूप दरी उठाते हुए, और बीवी जी के कमरे में से हारमोनियम भी ला और सितार भी, जल्दी कर। अब बीवी जी का अर्थ इनकी पत्नी भी हो सकता है और बेटी उमा भी हो सकती है। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाई पड़ी है। मुंह फुलाई? और तुम उसकी मां किस मर्ज की दवा हो? मर्ज मतलब बीमारी। जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। अब यहां पर मध्य वर्ग के लड़की के पिता की व्यथा दिखाई है कि लड़की के लिए लड़का देखने में कितना कष्ट होता है। प्रेमा, तो मैं ही क्या करूं? सारे जतन करके हार गई। जतन, यत्न, कोशिश, तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना जमाना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी होती हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे, लक्षण। स्त्री सुबोधनी किसी मैगजीन का नाम है। रामस्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है ना, क्यों? 2 तरह का होता है। एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। तो इन्होंने अपने पत्नी पर व्यंग्य किया है। प्रेम, हटो भी, तुम्हें ठठोली ही सूझती रहती है। ठठोली, मजाक। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। रामस्वरूप, तो हुआ क्या? प्रेम, तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है? टीम टाम मतलब दिखावा। इसी मारे मैंने तो पाउडर बॉर्डर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीजों से न जाने किस जन्म की नफरत है। अब आप कहोगे पाउडर बॉर्डर क्या होता है? पाउडर तो होता है। तो ये मध्यम वर्गीय परिवार का वार्तालाप है, इसलिए इस तरह यहां आ रहा है। मेरा कहना था कि आंचल में, पर उसे तो इन चीजों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। बोला, नाराज हो गई? भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। बाज आई मतलब मैं तो बहुत परेशान हो गई तुम्हारी लड़की से। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था एंट्रेंस ही पास करा देते,
लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती, पर तुम तो एंट्रेंस वाला इंटर। तो यहां पर ये पता चल रहा है कि उनके पिता हैं वो पत्नी के न चाहने पर भी उन्होंने अपनी बेटी को ज्यादा पढ़ाया था, मतलब वो पढ़ाई के पक्षधर हैं। रामस्वरूप बात काटकर चुप चुप दरवाजे में झांकते हूं, तुम्हें कतई अपनी जुबान पर काबू नहीं है। कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हल करोगी। अर्थात ये बात छुपानी है कि उसने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की। अब ये देखिए, पिता की व्यथा कि लड़की की शादी के लिए उनको ये बात छुपानी पड़ रही कि उनकी बेटी ने पढ़ाई की है, क्योंकि लड़के वालों को ये पसंद नहीं है। प्रेमा, अच्छा बाबा मैं ना बोलूँगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। रामस्वरूप, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, ना सही पाउडर, वैसे कौन बुरी है, पान लेकर उसे भेज देना, और नाश्ता तो तैयार है ना। रतन का आना, आगे रतन, इधर ला, इधर बाजा नीचे रख, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा उधर से, चद्दर बिछाते हैं। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी हैं, फल रखे हैं ही, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन, मक्खन तो आया ही नहीं। रामस्वरूप, क्या कहा, मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? रतन नौकर का नाम है, दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, 100 नखरे के मारे। प्रेम, यहाँ का काम कौन ज्यादा है? कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो मैं तुम्हें पकड़ा दूंगी। सो मतलब उसे एक आध चीज खुद ले आना, एक आध मतलब एक दो चीज, इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, 2 ही आदमी तो हैं। रामस्वरूप, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का शंकर। देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, करीना मतलब सलीके, तो शब्द को लिखेंगे करीना मतलब सलीका, तरीका। ये लोग जरा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानुसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। अब यहाँ ध्यान दें, ये बहुत बड़ा व्यंग्य दिया यहाँ पर कि लड़के वाले ये चाहते हैं कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी ना आए, क्योंकि उन्हें लगता है कि फिर उनको वश में करना मुश्किल है। प्रेम और लड़का, रामस्वरूप बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है। अब शेर क्या है बच्चे? शेर एक तोल का माप है जिसको हम 933 ग्राम हम मान सकते हैं आज के उससे, मतलब वेइंग सिस्टम के आधार से 933 ग्राम। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। तालीम मतलब पढ़ाई। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुना था। तो ये दोनों बेटा, जो ये दोनों बातें हैं, ये एक पिता के दर्द को दिखा रही हैं, लड़की के पिता के दर्द को। रतन तो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी। बाबूजी बाबूजी क्या बात है, कोई आते हैं। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांककर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे प्रेमा, वे आ भी गए। नौकर पर नजर पड़ती, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से। नौकर जाता है। और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ जाती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है, क्योंकि वो घबराते हैं लड़के वाले आ गए। प्रेमा, यह बाजा में नीचे रख गया है कमबख्त, तुम जाओ मैं रख देता हूं जल्दी। प्रेमा जाती है, बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं, केवाड़ों पर दस्तक, मतलब आवाज होती है।
राम स्वरूप कहते हैं आइए आइए हैं। तो मतलब अब वो लड़के वाले शंकर, शंकर के पिता जो उमा को देखने आए वो आ चुके हैं। तो उनके आने के बाद का चित्रण और वर्णन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।